राजकुमारी और भैंसा। बहुत समय पहले की बात है। भारत एक सुंदर राज्य सूरजनगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। राजकुमारी सुमित्रा अपनी सुंदरता, साहस और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लेकिन जितनी वो सुंदर थी उतनी ही हठी भी थी। अपने महल में राजसी ठाट बाट में रहते हुए उसने कभी भी आम जीवन में कष्टों का सामना नहीं किया था। सूरजनगढ़ का राजा सुमित्रा का पिता राज्य की भलाई के लिए पूरी तरह समर्पित था। वो चाहता था कि सुमित्रा भी राज्य के लोगों के दुखों और उनकी कठिनाइयों को समझे। एक दिन राजा ने सुमित्रा को अपने पास बुलाया। प्यारी सुमित्रा, तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम मेरी एकमात्र संतान हो और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझो। पिताजी, मैं राज्य की भलाई के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे शब्द अच्छे हैं बेटी, पर असली परख तो समय पर ही होती है। मैं चाहता हूँ कि तुम राज्य की कठिनाइयों को खुद महसूस करो और उनके साथ समय बिताओ। सुमित्रा इस बात को समझ नहीं पाई। वो सोच रही थी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों कहा। अगले ही दिन राजा ने सुमित्रा को एक साधारण ग्रामीण वस्त्र पहनाकर राज्य के दूरस्थ गांव में भेज दिया। राजा ने उसे अपने साथ कुछ विशेष धन नहीं बल्कि केवल एक भैंसे के साथ यात्रा पर भेजा। भैंसे का नाम भूरा था, जो शांत स्वभाव का था। अरे भूरा, मैं तुम्हारे साथ यहाँ कैसे रहूंगी? मुझे तो यहाँ की भाषा और रीति रिवाज भी समझ में नहीं आती। भूरा उसे घूरता रहा, जैसे उसे समझा रहा हो कि सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे सुमित्रा और भूरा के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वे साथ साथ खेतों में घूमते, गांव वालों के साथ समय बिताते और कठिनाइयों का सामना करते। कुछ हफ्ते बाद सुमित्रा का रवैया बदलने लगा। अब वो धीरे धीरे गांव वालों की परेशानियों को समझने लगी। भूरा भी उसका साथी बन गया था। पर एक दिन भूरा अचानक गुस्से में आ गया। उसने अपनी पीठ झटकाई और जोर से रंभाया। भूरा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? एक वृद्ध किसान बाबा वासुदेव ने सुमित्रा को समझाया कि भूरा भूखा है, परंतु उसे उसकी आदतों के अनुसार समय पर खाना चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाता है। राजकुमारी, ये भैंसा तुम्हारा साथी है और हर साथी का सम्मान करना सीखना चाहिए। उसे भी अपनी आवश्यकता का ख्याल है। सुमित्रा को समझ में आया कि भूरा केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि एक साथी था जो उसे गांव के जीवन के साथ जोड़ने आया था। सुमित्रा ने अब गांव में रहना शुरू कर दिया था। हर दिन वो अपने भूरा के साथ खेतों में काम करती, पानी लाती और गांव वालों के कामों में हाथ बटाती। उसने सीखा कि कैसे गांव वालों को अपनी दिन प्रतिदिन की जरूरतों के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन भूरा अचानक बीमार हो गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया और झाड़ियों के बीच चुपचाप लेट गया। सुमित्रा परेशान हो गई और उसने गांव वालों से मदद मांगी। गांव के लोग आए और भूरा को कुछ जड़ी बूटियां दी। भाइयों बहनों, मुझे भूरा की चिंता हो रही है। वो मेरा साथी है और उसे कुछ हो जाए तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। गांव वालों ने सुमित्रा को धैर्य रखने को कहा। एक बूढ़ी औरत ने उसे समझाया कि भूरा को जड़ी बूटियां देने के बाद उसे आराम करने दिया जाए। ये सुनकर सुमित्रा ने धैर्य रखा और भूरा को आराम करने दिया। अगली सुबह भूरा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। सुमित्रा ने देखा कि उसकी देखभाल में गांव के लोग कितने संजीदा है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक राजा का काम केवल अपने महल में बैठे रहना नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा का ध्यान रखना भी होता है। गांव के लोग अब सुमित्रा को बहुत मानने लगे थे। वे उसके साथ समय बिताते, उसे कहानियां सुनाते और राजकुमारी का गांव का अनुभव और भी समृद्ध होने लगा। कुछ दिन बाद राजा ने संदेश भेजा कि सुमित्रा अब अपने महल लौट सकती है। लेकिन सुमित्रा का दिल अब गांव में बस गया था। उसने गांव वालों से विदा ली और अपने प्रिय साथी भूरा के साथ वापस महल आ गई। महल में लौटने के बाद सुमित्रा ने अपने पिता के सामने
अपने अनुभव साझा किया। उसने बताया कि कैसे गांव वालों की मदद से उसने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा और कैसे भूरा ने उसे सिखाया कि हर किसी की आवश्यकताओं का सम्मान करना चाहिए। अब तुम सच में इस राज्य की राजकुमारी बनने की योग्य हो सुमित्रा। तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आ गया है। तुमने अपने लोगों की तकलीफों को समझा और उनकी परवाह करना सीखा। यही एक सच्चे शासक का गुण है। सुमित्रा ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और राज्य की जिम्मेदारी संभाली। उसने ये सुनिश्चित किया कि हर गांव वाले की भलाई के लिए कार्य किया जाए और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए। उसने गांव में पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया और सुनिश्चित किया कि हर किसी को सम्मान मिले। और इस प्रकार राजकुमारी सुमित्रा केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और समझदार नेता बन गई। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे एक राजकुमारी ने अपने अनुभवों से जीवन का वास्तविक अर्थ जाना और अपने राज्य को समृद्धि और शांति की ओर ले गई। परी और बिल्ली राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नाम के राज्य में समर प्रताप नाम का राजा राज करता था। उसकी शादी को कई साल बीत गए थे, पर उसकी संतान नहीं थी। उसने एक संतान पाने के लिए 4 शादियां की, पर दुर्भाग्यवश एक भी रानी की गोद नहीं भरी। राजा निराश हो गया। एक दिन, ओफो, मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा, जब भगवान ने मुझे उनसे एक भी संतान नहीं दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से ही मिट जाएगा। मेरे बाद कौन मेरे राज्य की बागडोर संभालेगा। एक दिन उसने अपनी 4 रानियों को बुलाया और धमकी दी, अगर तुम लोगों ने मुझे अगले साल तक एक संतान नहीं दिया तो मैं तुम सबको अपने राज्य से निकाल दूंगा। राजा तो ये कहकर चला गया। उसके जाने के बाद उसकी सभी रानियां चिंता में पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे ईश्वर, आप राजा की इच्छा पूरी करने में हमारी सहायता करें। वे लोग उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि राजा को ये अच्छी खबर सुना सके, पर किसी भी रानी की तरफ से कोई खुशी नहीं मिली। एक दिन, हमें लगता है हम बेकार में ही संतान होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हमको शाही महल में रहना है तो हमें कुछ और तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी। संतान तो होने से रही और राजा का दिया हुआ समय भी समाप्त होने वाला है। उन सब ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे छोटी रानी उम्मीद से है। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली। राजा बहुत खुश हुआ। नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया। कुछ समय बाद ये खबर फैला दी गई कि उस रानी को एक बेटी हुई है, पर ऐसा कुछ था ही नहीं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। सच तो ये था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बिल्ली के बच्चे को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने ये खबर सुनी तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसने राज्य भर में मिठाई बांटने का हुक्म दिया। मैं बच्ची को देखना चाहता हूँ। रानिया ने ये तो पहले से ही सोच रखा था कि राजा की ये इच्छा तो स्वाभाविक थी और ऐसी इच्छा करेगा भी, इसलिए इस बात के लिए वे पहले से ही तैयार थी। जाओ और राजा से कहना कि ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को 18 साल की उम्र से पहले उसके पिता को नहीं देखना है, वरना वो पिता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस तरह से ये मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करता रहता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छा बताती रहती, उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी होशियारी के बारे में। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश होता रहता। मैंने एक बेटा चाहा था जो मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा, पर चलो भगवान ने मुझे बेटी ही दी। कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा दुल्हा तलाश करूंगा जो उसके लायक हो और फिर बाद में मेरे राज्य को संभाल सके। बहुत समय बीत गया। राजा ने अपनी बेटी को भी नहीं देखा। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दुल्हे की खोज करनी शुरू की।
एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अब राजा की रानियां सोच में पड़ गई। अब तो उनके लिए अपनी धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दुल्हा आएगा तो वो भी अपने होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अपनी बेटी को देखना चाहेंगे। अच्छा तो यही होगा कि हम राजकुमार को यहाँ बुलाए और उसको सब बता दे, फिर जो होगा देखा जाएगा। अभी हम लोग राजा को छोड़ते हैं, उसके संतुष्ट करने के लिए फिर बाद में सोचेंगे। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया। उन्होंने उससे ये पहले से ही वादा करवा लिया कि वो इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बहुत धूमधाम से हुई, जैसे इतने बड़े राजा की राजकुमारी की होनी चाहिए। राजा को इस बात के लिए आसानी से मना लिया गया कि वो पालकी में बैठी दुल्हन को अभी ना देखे। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वो राजकुमार के देश सुरक्षित रूप से पहुंच गई। राजकुमार ने बिल्ली की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की और उसको अपने कमरे में ही बंद करके रखा। उस कमरे में वो किसी को घुसने नहीं देता था, अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार कहीं बाहर गया था तो उसकी माँ, आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बात करूंगी। वो बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर ही बहुत दुखी होगी। खैर, आज मैं बाहर जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो आज बिना किसी डर की कोई तुम्हें देख लेगा बाहर निकल सकती हो। तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली समझ गई और ये सुनकर रोने लगी जैसे कोई इंसान रोता है। ओहो, उसके आंसुओं से तो राजकुमार की माँ के दिल को छेद ही हो गया। ये देखकर उसने, इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करनी होगी। जैसे ही वो आएगा मैं उससे जरूर बात करूंगी। बिल्ली के आंसू गिरते रहे, तभी तक एक परी ने उड़ते हुए उसके कक्ष की खिड़की की नजर बिल्ली पर पड़ी। वो तुरंत खिड़की से अंदर चली गई। तुम इस तरह क्यों रो रही हो? तुम्हारे रुदन से वन के पत्ते झड़ रहे हैं। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बिल्ली ने परी को रोते रोते शुरू से अंत तक की सारी बातें बताईं। मुझे मेरी माँ ने राजकुमारियों से बढ़कर प्यार दिया। एक की जगह 4 माएँ हैं मेरी, पर मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। और अब तो राजकुमार की माँ भी मुझे अपनी बहू मानकर मेरे लिए दुखी हो रही है। परी ने 3 बार ताली बजाई। उसके हाथ में एक शीशी आ गई। तुम चिंता मत करो, ये तेल की शीशी है। अगर तुम इसे अपने शरीर के सारे बालों पर मल लो तो एक सुंदर स्त्री बन जाओगी। पर ध्यान रखना, ये तेल किसी और के हाथ न लगे, वरना अनर्थ हो जाएगा। बिल्ली ने तुरंत ही तेल की शीशी ले ली और अपने परी के जाने के बाद उसको अपने शरीर के सारे बालों पर मल लिया। तुरंत ही वो बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। ये बाल छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि मेरा पति मेरी इस हरकत को मेरी कोई चाल ना समझ ले और उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दे। शाम को राजकुमार घर लौटा तो अपनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई कि अब वो अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुश खुश मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुर से मिलने गया। राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई और अब वे महल में रह सकती थी। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। वो अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वो बहुत अमीर राजा बन गया।